साथियों, आजकल बांग्लादेश पूरी दुनिया की सुर्खियों में है और आज की कहानी जो है वो भी बांग्लादेश से ही रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश के एक ऐसे राजा के बारे में, एक ऐसा राजा जिसको दुनिया ने मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन वो राजा रहस्यमयी तरीके से मरने के 12 साल बाद वापस लौट आया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि सारी उम्र बांग्ला भाषा बोलने वाला वो राजा हिंदी भाषा बोलने वाला साधु बनकर लौटा था। उसके वापस लौटने की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी है, बड़ी दिलचस्प है, जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा केस है जिस पर दुनिया भर के सांसारिक, आध्यात्मिक और वकालत से जुड़े लोगों की नजर थी। आप सब लोगों ने बाहुबली फिल्म तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस केस के आगे ये बाहुबली फिल्म भी फीकी पड़ जाती है। साथियों, मेरा नाम है मनदीप और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल मनदीप एफएम पर स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की और मजेदार बात करते हैं। साथियों, दुनिया भर में राजाओं का इतिहास भरा पड़ा है। राजा रजवाड़ों की कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। बड़े बड़े महलों के अंदर क्या चलता है, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते पीते हैं, उनके क्या क्या शौक हैं, इसमें आम जनता की हमेशा शुरू से ही दिलचस्पी रहती है। अमीरी, ऐश्वर्य, अजीबोगरीब आदतें और शौक की वजह से राजा, महाराजा, रानियां, राजकुमार आदि सब इतिहास में अमर हो गए हैं। यूं तो कहा जाता है कि सच कड़वा होता है और कहानियां हमें बतलाती भी हैं, लेकिन कभी कभी एक सच्ची घटना एक कहानी से ज्यादा दिलचस्प और अजीबोगरीब हो सकती है। कुछ ऐसी ही घटना घटी थी भवाल राजबाड़ी में, जिसे भवाल रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये महल अभी बांग्लादेश में है। यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोग, इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग और कानून में रुचि दिखाने वाले हर एक व्यक्ति इस कहानी, इसके बारे में जानता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 35 किलोमीटर दूर है भवाल रियासत। 1700 से 1901 तक भवाल रियासत की बागडोर राय चौधरी वंश के हाथों में रही। कहानी की माने तो इस रियासत में करीब 2000 गांव थे। हिंदू जमींदारों ने अपनी मेहनत से रियासत की सीमाओं को भी बढ़ाया था। 26 अप्रैल 1901 को रियासत के आखिरी राजा राजेंद्र नारायण राय का निधन हो गया था। राजा राजेंद्र नारायण के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र नरेंद्र, मंझला पुत्र रमेंद्र और छोटा पुत्र रविंद्र। इसके साथ ही राजा की 3 पुत्रियां भी थी, 3 बेटियां भी थी। कहते हैं कि राय खानदान में ये तीनों राजकुमार अपने बाकी वंशजों के मुकाबले लंबे, तगड़े और हट्टे कट्टे थे। आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी कद काठी जो है छोटी होती है, लेकिन राजा राजेंद्र राय के तीनों बेटे इसके बिल्कुल उलट थे। खास तौर पर जो मंझला बेटा था, उनका बीच वाला बेटा, वो रमेंद्र राय जो था, वो सबसे ही अलग था। जमींदार की मौत के बाद उनकी पत्नी विलासमणि देवी ने तीनों बेटों को शिक्षित करने की कोशिश करी, क्योंकि वो अपने बेटों को अच्छा पढ़ा लिखा कर विदेश में भेजना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने घर पर एक इंग्लिश टीचर भी रख लिया था, लेकिन उन तीनों भाइयों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे वो। इसके बाद रानी को किसी ने सलाह दी कि आप अपने तीनों बेटों की शादी करवा दो, जिम्मेदारियां पड़ने पे ये शायद तीनों लोग जो हैं, तीनों आपके बेटे जो हैं, वो सुधर जाएंगे। इसके बाद रानी विलासमणि ने अपने तीनों बेटों की शादी करा दी और पूरा परिवार अब मिलजुल कर जयदेवपुर राजबाड़ी में ही रहने लगा था। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया है कि रमेंद्र बेहद अलग मिजाज के थे। वो भोग विलासिता, शराब में डूबे रहना, जुआ खेलना, इसी वजह से उनको एक खतरनाक रोग भी हो गया था। दोस्तों, याद रखना, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। साल 1904 में भवाल रियासत को ब्रिटानिया सरकार कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने यह कहकर अपने अधीन कर लिया कि रियासत का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, और रानी विलासमणि ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया और 1905 में उन्होंने
केस को जीत भी लिया। 1907 में विलासमणि देवी की भी मौत हो जाती है, जो राजा राजेंद्र नारायण राय की पत्नी थी, उनकी भी मौत हो जाती है। पारिवारिक डॉक्टर ने बीमार रामेंद्र राय को दार्जिलिंग की शुद्ध हवा में जाकर स्वास्थ्य ठीक करने की हिदायत दी। 18 अप्रैल 1909 को नौकर चाकरों को लेकर रामेंद्र अपनी पत्नी विभावती देवी, अपने साले सत्येंद्र नाथ और डॉक्टर आशुतोष दास गुप्ता को लेकर दार्जिलिंग पहुंच गए। कुछ दिनों बाद वहां खबर फैली कि रामेंद्र राय की दार्जिलिंग में मौत हो गई और उनके आखिरी पलों में उनकी पत्नी, उनके साले और कुछ उनके नौकर भी उनके साथ थे। रामेंद्र की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पहाड़ की तलहटी में एक नदी के किनारे पर ले जाया गया। लेकिन तभी वहां पर भयंकर बिजलियां कड़कने लगी और अचानक तेज तूफान उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। वहां मौजूद सभी लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ मिनट पहले मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ पल बाद अचानक वहां भयंकर तूफान कैसे आ गया। क्रियाक्रम करने गए लोग शरीर को वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। उन सब लोगों का विचार था कि तूफान बंद होने के बाद वो फटाफट क्रियाक्रम वाला काम कर देंगे। वहीं नदी की दूसरी तरफ एक कुटिया मौजूद थी। उस कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी उस दिन उस सारे नजारे को अपनी कुटिया के अंदर से देख रहा था। शाम तक तूफान शांत नहीं होता है, इसलिए वहां आए सब लोग वापस ही लौट जाते हैं। अगले दिन जब लोग क्रियाक्रम पूरा करने के लिए नदी के किनारे पर वापस आते हैं तो सभी लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें रामेंद्र का शरीर वहां पर नहीं मिलता है। इस बात से वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वहां पर वो बॉडी तो मौजूद ही नहीं थी। वो सब थोड़ी देर वहां ढूंढते भी हैं, मगर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम वापस जाकर रामेंद्र के परिवार के बाकी लोगों को ये जानकारी दे देंगे कि रामेंद्र के संस्कार की क्रिया जो है वो पूरी कर दी गई है। रामेंद्र की पत्नी विभावती देवी पर अपने ही पति को जहर देकर मारने का आरोप लगा था। रामेंद्र के साथ गए कई नौकरों में से एक था जिसका नाम था शफीक खान। उसका ये एक दावा था कि रामेंद्र की उल्टियां इतनी खतरनाक होती थी कि उसके कपड़े भी उनसे जल जाते थे। तो कहानी का ये तो था पहला हिस्सा। अब शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया था, हैरानी में डाल दिया था। ढाका के बकलैंड नाम की एक जगह पे 1920 के दशक में एक भस्म रमाए बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक सन्यासी पहुंचा। ये एक ऐसा सन्यासी था जिसे आज से पहले वहां पर किसी ने भी नहीं देखा था। 4 महीनों तक ये सन्यासी वहीं सड़कों पर आवारा की तरह घूमता रहा और कई लोगों की उस पर नजर पड़ी। वजह थी उसकी कद काठी। इसी के साथ ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भवाल रियासत का मझला राजकुमार रामेंद्र है। कुछ स्थानीय निवासियों ने सन्यासी को जयदेवपुर स्थित भवाल रियासत की राजबाड़ी में ले जाने का प्रबंध किया। 12 अप्रैल 1921 को ये सन्यासी राजमहल जा पहुंचा। कहते हैं जब सन्यासी को उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई गई तब वो जोर जोर से रोने लगा और इसके 10-12 दिन बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि रामेंद्र नारायण राय है। रामेंद्र नारायण की पत्नी अपने भाई के साथ उसी वहीं पर राजवाड़ी में रहती थी और भवाल रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि रामेंद्र के बाद उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई की भी मौत हो गई थी। ये दोनों भी निसंतान ही मरे थे। अब पूरे ढाका में ये सवाल घूमने लगा कि आखिर कोई इंसान मरकर 12 साल बाद वापस कैसे लौट आया। सन्यासी अगर झूठ बोल रहा है तो इसकी इतनी समानताएं कैसे हैं? इसका दाह कर्म किया गया वो कौन था? ऐसे ही अनगिनत सवाल जो थे वो राय परिवार नहीं बल्कि आम जनता के बीच में भी उठ रहे थे। ये केस अंग्रेज सरकार के लिए भी एक सरदर्दी बनता जा रहा था।
रमेंद्र राय की पत्नी विवाहवती देवी मरकर लौटे अपने पति से मिली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उनके पति नहीं है। अपनी रियासत को अंग्रेजों से वापस पाने के लिए उस सन्यासी ने 1933 में ढाका कोर्ट में मामला दायर कर दिया। उस समय इस केस को मरकर लौटे राजकुमार केस का नाम दिया गया था। इस केस को बैरिस्टर जो थे वो BC चैटर्जी ने अपने हाथ में ले लिया था। ये कोर्ट केस बांग्लादेश और भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे चर्चित कोर्ट केसेस में से एक है। इस केस में सैकड़ों लोगों की गवाही हुई, सैकड़ों सबूत पेश किए गए, कई बार सुनवाई हुई। बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि रमेंद्र राय अपनी ही पत्नी, साले और डॉक्टर के षड्यंत्रों का शिकार हुआ है। शायद ये उनकी बीमारी वाली जो बात थी जो डॉक्टर ने बताई थी, और रमेंद्र राय को दार्जिलिंग जो भेजने की योजना थी, ये सब एक साजिश का हिस्सा थी। बर्थमार्क, शरीर के दाग और दूसरी समानताओं के आधार पर अंग्रेजी अदालत ने सन्यासी बनकर वापस लौटे राजकुमार को ही भवाल रियासत का मंझला राजकुमार घोषित कर दिया था। अब आप सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन 12 सालों में रमेंद्र राय के साथ क्या हुआ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। जब रमेंद्र राय से कोर्ट और दूसरे लोगों ने पूछा कि आखिर आप इतने दिनों तक कहां पर थे, रमेंद्र इस सवाल को हर बार सुनकर टाल मटोल कर देता था इस सवाल का, और उसकी हरकतों से ऐसा लगता था कि जैसे वो सब लोगों को कुछ बताना चाहता था, मगर शायद किसी को किए गए वादे ने उसे रोक रखा था। कुछ दिनों बाद दार्जिलिंग के उसी जंगल में नदी किनारे रहने वाला बूढ़ा दुनिया के सामने आया और उसने दुनिया को बताया कि जब उनका दाह कर्म करने के लिए ले जाया जा रहा था तब तेज बारिश शुरू हो गई थी। लोग मृतदेह को वहीं छोड़कर खुद बचने के लिए भाग गए थे। शाम तक वहां तूफान चलता रहा। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि रात में कुछ नागा साधु वहां से जा रहे थे। उन नागा साधुओं ने उस मृत शरीर को उठाया और वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। लोगों में अब ये चर्चा शुरू हो गई कि नागा साधुओं ने ही रमेंद्र राय की जान बचाई है और उसका इलाज किया था। इलाज के दौरान रमेंद्र की याददाश्त चली गई थी और वो नागा साधुओं के साथ ही मिल गया था। मरकर लौटे राजकुमार का कहना था कि उसकी पत्नी के भाई ने जहर देकर उसकी जान लेने की कोशिश करी थी। कोर्ट ऑफ वार्ड्स हार मानने वाले नहीं थे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स और विवाहवती देवी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस बात की अपील करी, जहां ढाका कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। इसके बाद ये केस लंदन के प्रीवी काउंसिल तक पहुंच गया। 30 जुलाई 1946 में प्रीवी काउंसिल ने भी मरकर लौटे राजकुमार के हक में ही फैसला सुनाया। इसके बाद रमेंद्र राय कलकत्ता के काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पूजा करने के बाद वो वापस अपनी जो है राजबाड़ी में आ जाते हैं और आकर अपनी राजगद्दी वाली कुर्सी पर बैठते हैं। तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और उससे उनकी मौत हो जाती है। 13 अगस्त 1940 को रमेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विवाहवती देवी ने इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया और रियासत का एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट में अपनी पहचान साबित करने का ये केस शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा। भवाल रियासत की राजबाड़ी आज भी ढाका के गाजीपुर में स्थित है और टूरिस्ट के बीच कोताहल का विषय बनी हुई है ये राजबाड़ी। बाद में एक नागा साधु ने यह भी बताया कि रमेंद्र राय को जीवित करके नागा साधुओं ने उन्हें संन्यास देकर नागा साधु बना दिया था। रमेंद्र राय अब एक गृहस्थ इंसान न रहकर एक नागा साधु बन गया था और जैसे ही वो वापस अपने गृहस्थ जीवन में लौटा, उसी समय काल ने उसे दबोच लिया, काल ने उसे उठा लिया। क्योंकि नागा संन्यास लेने के बाद यदि कोई इंसान वापस अपने गृहस्थ जीवन में लौटने की कोशिश करता है तो उसका विनाश संभव है, उसका विनाश हो जाता है, जैसे रमेंद्र राय का भी हुआ था। ये कोर्ट केस 1933 से 1936 तक चला और आखिर में न्यायाधीश ने भी रमेंद्र राय के पक्ष में फैसला सुनाया। तो साथियों, ये थी मरकर लौटे राजकुमार की दिलचस्प कहानी, जिसे
उसके साले और उसकी वाइफ ने जो है जहर देकर मार दिया था, और कैसे उसको नागा साधु बाद में उठाकर ले गए, और नागा साधुओं ने उसे कैसे अपनी तंत्र मंत्र या जो भी वो मंत्र वंत्र हैं उनसे जीवित कर दिया। मगर बाद में काल ने उसको दबोच लिया, क्योंकि वो फिर से गृहस्थ जीवन में लौट गया था। तो साथियों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।